Hey guys, Jai Hind. Welcome to Vani Academy's analysis of The Hindu. Today is 16th of Jan, Saturday. Let's start. टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे वो है कोट ऑफ द डे, उसके बाद प्रीवियस डे के जो क्वेश्चंस, उसके बाद डिस्कशन ऑफ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स, उसके बाद स्टेट एंड कंट्री ऑफ द डे, देन प्रीवियस ईयर के जो हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जब भी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रहते हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, उसमें से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्यों पढ़ना है। इन सारे क्वेश्चंस का, सारे डाउट्स का एक ही आंसर है, दैट इज़ यूपीएससी का जो मैप, यूपीएससी का जो सिलेबस है और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं। यूपीएससी का जो सिलेबस है, इट बिहेव्स लाइक अ मैप, जो हमें, जो ये हमारी यूपीएससी जर्नी है, वहाँ तक पहुँचने में हमारी हेल्प करता है ताकि हम भटक ना जाएं अपने रास्ते से। और उसके अलावा जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस रहते हैं, आइदर दे आर एमसीक्यू प्रीलिम्स क्वेश्चंस और आइदर दे आर मेंस क्वेश्चंस, दे हेल्प अस टू एनालाइज अस, दे हेल्प अस टू सेल्फ इवेल्युएट अस कि हम अपनी प्रिपरेशन में हमने कितना अचीव कर लिया है अब एनालिसिस के लिए। तो ये दोनों चीज़ें हमारी जर्नी के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद जो यूपीएससी की जर्नी है, दैट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस: प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। उसके बाद जो यहाँ पे मैंने सिलेबस जो है कॉम्प्रिहेंड करके दिया हुआ है मेंस का, आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे पेपर है। उसके बाद जनरल स्टडी के 4 पेपर्स हैं: GS 1, 2, 3, 4। GS 1 में आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी। GS 2 में गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके बाद जनरल स्टडी 3 में टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। GS 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। उसके बाद में जो ऑप्शनल के पेपर्स रहते हैं एक, और उसके अलावा जो लैंग्वेज के पेपर्स रहते हैं जो कि क्वालिफाइंग रहते हैं। और जनरली ये रिकमेंड किया जाता है कि आपको इस सिलेबस को याद नहीं करना, सिर्फ रीड नहीं करना, याद नहीं करना, सिर्फ याद नहीं करना, बल्कि आपको इसे खा जाना है। डोंट ओनली यू हैव टू लर्न इट बट यू हैव टू ईट इट। एक कोट आपका है, कल जो आर्मी डे था उसी के रिलेटेड ये आपका जो कोट है। 15 ऑफ जैन को आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। आगे हम स्लाइड में वो भी देखेंगे कि क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। ये चीज़ें हमारे लिए, हमारी कंट्री के बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए एज अ सिविल सर्वेंट, और इवन अ नॉर्मल नॉर्मल सिटीज़न हमें अवेयरनेस होनी चाहिए अपनी कंट्री के रिलेटेड, डिफेंस फोर्सेस के रिलेटेड। और इसके बारे में ये कोट है: इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, आई स्वीयर आई विल किल डेथ। इट इज़ अ इज अ कोट फ्रॉम कैप्टन मनोज कुमार पांडे, पीवीसी, जो कि गोरखा राइफल्स के थे। और वाइल फाइटिंग इन द कारगिल वॉर फॉर हिज कंट्री, दिस ब्रेव मैन ही मार्टर्ड। और इनका ये कोट है: इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, आई स्वीयर आई विल किल डेथ। वो ये लाइंस उन्होंने कही हैं और ये लाइंस इतनी आसानी से नहीं आ जाती। ही वॉज फ्रॉम द गोरखा राइफल्स, गोरखा रेजिमेंट के थे वो। और एक्चुअली दीज आर द रियल मैन जिनको ये सिखाया जाता है कि मौत के साथ भी कैसे लड़ना है। तो हमें जो हमारा एम है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। हम, ये नहीं है कि हमने आज डिसाइड किया कि हम कुछ अचीव करेंगे और कल हम उस रास्ते से भटक रहे हैं, और हम जनरली जो है कि हमारा जो मोटिवेशन डाउन हो रहा है, हमारा मोटिवेशन किसी को सुन के, किसी वीडियो को देख के नहीं आना चाहिए, बल्कि हमारा जो मोटिवेशन है दैट मस्ट कम फ्रॉम इनसाइड। और ये कोट जो है आप कैप्टन मनोज कुमार पांडे जो परमवीर चक्र है, इनका जो कोट है आप याद रख सकते हो: इफ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, आई स्वीयर आई विल किल डेथ। 73rd इंडियन आर्मी डे कल सेलिब्रेट किया गया। आर्मी डे is celebrated on 15th of Jan every year in India in recognition of Field Marshal KM Kariappa, then Lieutenant General, तब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, taking over as first commander in chief of the Indian Army from General Sir Francis Butcher, the last British commander in chief। जब ब्रिटिशर्स से हमें आज़ादी मिली तो जनरल फ्रांसिस बुचर जो थे, ये हमारे इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ थे, लास्ट कमांडर इन चीफ। और जब इनसे जो हैंड ओवर किया गया, जो कमांडिंग जो थी, हैंड ओवर की गई टू इंडियन आर्मी, तो जो लेफ्टिनेंट जनरल थे KM करियप्पा, इन्होंने, इनको जो है चार्जेस सौंपे गए। और फील्ड मार्शल
KM करियप्पा इनको रैंक दिया गया बाद में। फील्ड मार्शल जो रैंक होता है दैट इज़ जो आर्मी में अभी तक सिर्फ दो ही सिपाहियों को, दो ही ऑफिसर्स को मिला है। एक फील्ड मार्शल KM करियप्पा हैं और दूसरे फील्ड मार्शल मानिक शॉ हैं, जिनको 1971 में जिन्होंने एज अ जनरल आर्मी को लीड किया अगेंस्ट बांग्लादेश लिबरेशन। तो वहाँ उसके बाद उनको फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया और ये सिर्फ आर्मी में सिर्फ दो ही के पास है। और ये रैंक जो होता है यहाँ पे जो ऑफिसर्स होते हैं दे डू नॉट रिटायर टिल देयर लास्ट ब्रेथ ऑफ द लाइफ। दे आर द ऑफिसर्स, दे डू नॉट रिटायर। और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और the day is celebrated in the form of parades and other military shows in national capital New Delhi as well as in all headquarters. Army Day marks a day to salute the valiant soldiers who sacrifice their lives to protect the country and its citizens. तो इसके बारे में ज़रूर आपको पता होना चाहिए। प्रीवियस डे के जो हमारे जो हमारा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर लैंड बाउंड्री विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ इनमें से कौन सी कंट्री है जो बाउंड्री शेयर करती है, इसके बारे में आपको बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। उसके बाद चलिए आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल्स हम डिस्कस करेंगे। कल इस वजह से आपके लिए जो न्यूज़ एनालिसिस नहीं लेके आया गया, क्योंकि कल द हिंदू ने जो पेपर था नहीं निकाला था। उसके बाद गवर्नेंस GS2 में से आज हम देखेंगे गवर्नेंस के रिलेटेड एक एडिटोरियल दिया है। पहले हम आज एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। इस एडिटोरियल में जिसका टाइटल है बेसिकली अ फास्ट फेडिंग प्रॉमिस। फेडिंग मतलब उस जो प्रॉमिस पहले किया हुआ था वो अभी कम हो रहा है और धुंधला हो रहा है। अ फास्ट फेडिंग प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ विद ट्रस्ट। प्राइम मिनिस्टर्स प्रॉमिस। एडिटोरियल में कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया था, सबका साथ सबका विकास, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ एंड एवरीवन्स ट्रस्ट। देखिए, अगर आप कोई ये लाइन हिंदी में भी कोट करते हैं अपने आंसर्स में, आइदर जैसे कबीर के कुछ दोहे हैं आप अपने एसेज में देते हो या कहीं पे आप हिंदी में लिखते हो, तो ज़रूर आप उसे इंग्लिश में भी वहाँ पे ट्रांसलेट करें। उसका मीनिंग भी सेम होना चाहिए। और ज़रूर आप जो हिंदी वाले जो कोट्स आप यूज़ करना चाहते हैं या किसी की लाइंस आप यूज़ करना चाहते हैं, तो ज़रूर आपको उसको इंग्लिश में भी मेंशन करें। उसके बाद with one of the largest populations of Muslims, India needs to tread carefully in its approach towards them. देखिए, मुस्लिम्स ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी भी पॉपुलेशन है, इंडिया में वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशंस है मुस्लिम्स की। और इसमें क्या है कि इंडिया को बहुत ध्यान से इस माइनॉरिटी को अप्रोच करना होगा। इस एडिटोरियल में ये बताया गया है कि कितने ध्यान से कितनी केयर के साथ उन माइनॉरिटीज़ का ध्यान रखा जाना चाहिए। बेसिकली ये इसका मेन मोटिव है इस एडिटोरियल का, माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड कैसे गवर्न करना चाहिए, गवर्नेंस के रिलेटेड। तो द रेस अमंग सम स्टेट्स टू ब्रिंग ऑर्डिनेंसेस अगेंस्ट सो कॉल्ड लव जिहाद। जो अभी रेस लगी हुई है, काफ़ी ऐसी स्टेट्स हैं जो कि मेजॉरिटी पार्टी जो सेंटर में अभी रूल कर रही है, तो उसी की पार्टी जो अभी स्टेट्स के अंदर है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, और इवन कि काफ़ी टाइम पहले उत्तराखंड के अंदर भी उन्होंने ऑर्डिनेंसेस वो लेके आए अगेंस्ट द लव जिहाद। जो एंटी कन्वर्शन लॉ था कि हाँ, जैसे शादी के लिए शादी इसीलिए की जाती है कि फोर्स करते हैं कि उनका जो धर्म परिवर्तन है वो करवाया जाए, तो उसके अगेंस्ट ये लॉ था। तो इसमें कितनी सच्चाई है, इसके रिलेटेड कैसे हमें इसे टैकल करना चाहिए, उसके बारे में बताया है। निज़ामुद्दीन मरकज़ वाला जो एपिसोड था, बेसिकली जो हमारी माइनॉरिटी है उसको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको जब आपने मेंस में आंसर्स लिखने हैं, तो आपको अगर क्रिटिकली एनालाइज करना है या एग्जामिन करना है, तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के कमेंट बताने हैं। और
खुद जो है आप अपना ओपिनियन बताना चाहते हो, या अगर आपसे पूछा जाए आपका ओपिनियन, तो आपने उसमें पॉजिटिव ही रहना है। आपने उसमें ऑप्टिमिस्टिक ही सजेशन देना है अपना। और जो आपके जो व्यूज़ हैं वो किसी पार्टी की तरफ नहीं होने चाहिए या किसी की तरफ नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो होती है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ वो होने चाहिए। तो ये आप इस चीज़ का ध्यान रखोगे। और उसके बाद जो निज़ामुद्दीन मरकज़ जो थी, वो वाला एपिसोड जिसमें फॉरेनर्स भी थे और इवन हमारे जो इंडियंस भी थे वहाँ पे। और उसके बाद जो इवन की मीडिया ने भी बहुत गलत तरीके से उसको रिपोर्ट किया, और कैसे एक माइनॉरिटी को टारगेट किया जाता था। और वो सारे इंसिडेंट जो आपने देखे ही होंगे। उसके बाद जो यहाँ पे बताया है कि जैसे CAA वाला भी जब प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद दिल्ली राइट्स हुए, वहाँ पे भी किस तरह से जब साइमल्टेनियसली नमस्ते ट्रम्प वाला जो प्रोग्राम था, जो रैली थी, वो चल रही थी अहमदाबाद में। और पीपल इन दीज वर, यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन इसके द्वारा, ऑथर के द्वारा, कि वहाँ पे उन्होंने स्प्रेड नहीं किया, कि या ज़रूरी वो बता रहे हैं कि जो निज़ामुद्दीन मरकज़ में हुआ सिर्फ उन्होंने स्प्रेड किया। जब चाइना में इसकी दिसंबर में केसेस आए थे, नवंबर दिसंबर में 2019 में। और उसके बाद मार्च में 22 मार्च को, आपको पता होगा 22 मार्च को हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जनता कर्फ्यू के बारे में बताया। उससे पहले क्या ये सारे लोग जो हैं, वाई कि इन्हीं को ही टारगेट क्यों करना था? ये भी तो स्प्रेड कर सकते थे, इन्होंने भी तो स्प्रेड किया होगा। जैसे रिवर्स माइग्रेशन के दौरान भी काफ़ी सारे लोग जो थे, जो गरीब लोग थे, वहाँ वहाँ से आए। तो कैसे उनको किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था, कैसे उनको वापस लेके आया गया। तो ये सारी गवर्नेंस के अंदर आती है कि किस तरह की जो पुअर गवर्नेंस है हमारी कंट्री की, तो इसको कैसे हमें इम्प्रूव करना है। पास्ट में जो एडवाइसेस दिए गए हैं माइनॉरिटीज़ को लेके, ये डॉक्टर जो BR अम्बेडकर हैं, उन्होंने जब 1948 में नवंबर में ड्यूरिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, उसमें उन्होंने ये बोला था, टू डाई हर्ट्स हु हैव डेवलप्ड ए काइंड ऑफ फैनेटिज्म अगेंस्ट माइनॉरिटी प्रोटेक्शन, आई वुड लाइक टू से टू थिंग्स। दो चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं। वन इज़ दैट माइनॉरिटीज़ आर एन एक्सप्लोजिव फोर्स। माइनॉरिटीज़ जो हैं वो एक एक्सप्लोजिव फोर्स हैं, विच इफ़ इट इरप्ट्स कैन ब्लो अप द होल फैब्रिक ऑफ द स्टेट। अगर वो इरप्शन उनमें हुआ, या अगर इफ़ दे प्रोटेस्टेड, दे कैन ब्लो अप द होल कंट्री। और ये सारी चीज़ें हम देखते ही हैं। द अदर इज़ दैट माइनॉरिटीज़ इन इंडिया हैव एग्रीड टू प्लेस देयर एग्जिस्टेंस इन द हैंड्स ऑफ मेजोरिटी। देखिए, डॉक्टर जो BR अम्बेडकर थे, वो खुद ही ऐसे माहौल से थे, खुद ही माइनॉरिटी से थे। और कैसे पूना पैक्ट के दौरान उन्होंने एग्री किया। और उन्होंने यहाँ पे वो बताया कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, कैसे उन्होंने इंडिया में जो है एग्री किया है मेजॉरिटी के साथ, टू प्लेस देयर एग्जिस्टेंस इन द हैंड्स ऑफ द मेजॉरिटी। इट इज़ फॉर द मेजॉरिटी टू रियलाइज। ये अभी जो है, जो मेजॉरिटीज़ हैं, उनकी अभी ये जिम्मेवारी बनती है। इट इज़ फॉर द मेजॉरिटी टू रियलाइज इट्स ड्यूटी नॉट टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटीज़। इसके बारे में उन्होंने बताया। और एडिटोरियल में जो ऑथर हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि हम इनसे भी सीख सकते हैं कि कैसे अपनी जो माइनॉरिटीज़ को है हमें ट्रीट करना है। और जैसे उन्होंने बताया कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 2016 में जब डॉक्टर BR अम्बेडकर का उन्होंने मेमोरियल जो था उसकी फाउंडेशन रखी, और उन्होंने वहाँ पे कहा कि जितने भी पॉलिसी मेकर थे जो माइनॉरिटीज़ की बात करते थे, उसमें से, या देश की बात करते थे, उनमें से सबसे ऊपर जो थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। लेकिन जब उन्होंने ये बात बोली, तो ऑथर ने ये कहा है कि हमको सिर्फ ये बात बोलनी नहीं है कि किसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर थे, उन्होंने कोई बात कही है, कोई बात हमें फॉलो करने के लिए कहा है, तो हमें उसे फॉलो करना है, ना कि सिर्फ
बताना है कि किसने क्या कहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भी जो हमारे होम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, और वो चेयरमैन भी रहे थे एडवाइजरी कमेटी ऑन माइनॉरिटीज़ के, चेयरमैन भी रहे थे। और उन्होंने भी ये कहा कि हमें इस तरह से अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं उसको उनको ट्रीट करना है, ताकि हमें ऐसा ना लगे कि एक मेजोरिटी है एक माइनॉरिटी है, बल्कि हम हमारी जो कंट्री है वहाँ पे जो लोग हैं, हम एक सिंगल कम्युनिटी हों, एक वन कम्युनिटी की तरह अपने आप को समझें। देखिए ये तभी होगा अगर हम जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, जो जो पिछड़ा हुआ तबका है, उसको साथ लेके चलें अपने। और we should treat each other in such a manner that we should be like one community. Though the government has treated Dr. Shyama Prasad Mukherjee with great adulation, but the paths followed are quite different from one he envisioned. डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी जो कहा, और लेकिन हम उनकी सराहना तो करते हैं, लेकिन उस तरह का पाथ जो है फॉलो करते दिख नहीं रही जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये ऑथर का कहना है। उसके बाद इन्होंने जुडिशरी को किस तरह से सजेशन दिया, और जुडिशरी को किस तरह से बिहेव करना चाहिए एक डेमोक्रेसी के अंदर। जो हादिया और शफीन जहान वाला केस था, कैसे जो हादिया थी जो फीमेल थी उसमें, और उन्होंने एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस मैरिज के रिलेटेड जो है देखिए। और हादिया जो थी उनको कैसे कन्विंस करना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को। तो 2017 का ये केस है। तो इसके बारे में जुडिशरी जो क्या रोल प्ले कर रही थी तब, और आज क्या रोल प्ले कर रही है, और कैसे इसको करना चाहिए, ये एडिटोरियल में बताया गया है। द लॉज ऑन लव जिहाद आर ड्रैकोनियन। जो अभी लॉज बने हैं, जिसके बारे में मैंने पहले जिक्र किया है, जो अभी यूपी, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में जो लॉज बन रहे हैं, या उत्तराखंड में पहले बने थे, वो बहुत एक खतरनाक लॉज हैं। जैसे आज फ्रंट पेज पे एक न्यूज़ भी थी कि अभी तक कितने सारे लोग वहाँ पे अरेस्ट हो चुके हैं। और ये हमारा जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस है, इसके अगेंस्ट भी है ये लॉज। तो जस्टिस जो हिदायतुल्ला थे, जो हमारे फॉर्मर सीजीआई थे, उन्होंने ये कहा था, इफ ए हॉल्ट इज टू बी कॉल्ड, वी मस्ट डिक्लेयर द राइट ऑफ पार्लियामेंट टू अब्रिज और टेक अवे फंडामेंटल राइट्स। अगर पार्लियामेंट जो है वो किसी का, जैसे लोगों का या सिटीजन्स का फंडामेंटल राइट छीनने का अधिकार उसको दिया जाए, तो सभी डेमोक्रेसी की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगा इससे। आई एम ऑफ द ओपिनियन I am of the opinion that an attempt to abridge or take away fundamental rights by a constituted parliament, even though an amendment of the constitution can be declared void. जो ऑथर है, इन्होंने अपना ओपिनियन दिया है यहाँ पे, आई एम ऑफ द ओपिनियन, कि अगर फंडामेंटल राइट्स जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा छीने जा रहे हैं, अगर वो अमेंडमेंट के ज़रिए भी ऐसा कर रहा है, तो उसको भी जो सुप्रीम कोर्ट है या जो जुडिशरी है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। इतनी पावर, इतनी अथॉरिटी जुडिशरी के पास है। द कोर्ट हैज़ द पावर एंड जुरिस्डिक्शन टू मेक द डिक्लेरेशन। उसके पास, जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है कि वो ये कर सकती है। बिकॉज एज यू नो दैट सुप्रीम कोर्ट इज़ द गारंटियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके बारे में उन्होंने सजेशन दिए हैं कि कैसे हमें अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है। लेट अस होप एंड ट्रस्ट टुगेदर वी अफर्म सबका साथ एंड सबका विकास। ये आप अपना आंसर, जैसे आपको सजेशंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के रिलेटेड, गवर्नेंस के रिलेटेड GS2 में से, तो आप वहाँ पे आंसर, यहाँ पे जो कोर्ट्स हैं, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, या यहाँ पे जो जस्टिस हैं हिदायतुल्ला, उन्होंने जो कोर्ट्स यहाँ पे मैंने रेड में मार्क किए हैं, और इवन यू कैन रीड फ्रॉम दिस आर्टिकल, जो हमारे होम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका स्टैचू ऑफ यूनिटी भी जो बनाया गया हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। तो कैसे आप इन आंसर्स का मेंशन कर सकते हो वहाँ पे, कि कैसे हमें अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, हमें जो हमारे लीडर्स हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स हैं, कैसे उनकी बातों को उनकी बातों की, जैसे बोलते हैं कि उनकी सिफ्त नहीं करनी, बल्कि हमें उस पाथ पे चलना भी है, कि
कि क्या उन्होंने क्या बोला, किस तरह का वो ड्रीम रखते थे कि कैसा इंडिया होना चाहिए, हमें ऐसा ही करना, वैसा ही करना है। तो ये इनका ओपिनियन था। ये फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ थी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगिंस टुडे। आज जैसे 16 है, तो आज ये स्टार्ट होगा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और आप देखते हो कि कोविशील्ड जो थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई पुणे, और कोवैक्सीन जो थी भारत बायोटेक और आईसीएमआर के द्वारा बनाई गई। और इसमें बेसिकली वो बताया गया है कि किसको ये जैब जो है, किसको ये वैक्सीन मिलेगी या किसको नहीं मिलेगी। हु शुड नॉट बी वैक्सीनेटेड, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, दोज एज्ड 18 और बिलो। 18 से जो 18 वाले जो हैं या उनसे जो बिलो एज के हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। उसके बाद जो प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो हैं, उनको ये वैक्सीन नहीं दी जाएगी। और उसके अलावा पीपल विद अ हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू कोविड-19 वैक्सीन और टू वैक्सीन्स इन जर्नल और इंजेक्टेबल थेरापीज, फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट्स एंड फूड आइटम्स, तो उनको ये बेसिकली ये वाली वैक्सीन जो है नहीं दी जाएगी। उसके अलावा किसको दी जाएगी, हु आर परमिटेड अपार्ट फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन को नहीं दी जाएगी। प्रायोरिटी बेसिस पे दी जाएगी। पीपल विद अ हिस्ट्री ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन, पहले उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। और दोज विद अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज एंड कोमोबिडिटीज। कोमोबिडिटीज होता है, जैसे देखिए कि पहले से जैसे किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, और उसके बाद कोविड-19 का वायरस अगर उनमें देखा गया है, तो देयर आर द चांसेस कि उनकी डेथ हो सकती है जल्दी एज कंपेरेटिव एक हेल्दी पर्सन है जिसको कोमोबिडिटीज़ नहीं थी और पहले से कोई इन्फेक्शन या प्रॉब्लम नहीं थी, तो उनको ये प्रायोरिटी बेसिस पे पहले वैक्सीन जो है दी जाएगी। पीपल हु हैव इम्यूनो डेफिशिएंसी और एचआईवी, और एचआईवी जो ऐसे पेशेंट्स हैं उनका ध्यान रखा जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, कुछ 3 करोड़ सिटीजन्स थे और जो हेल्थ वर्कर्स थे, उसके अलावा जो 20+ करोड़ के आसपास जो लोग थे, उनमें ये सारे इंक्लूड होंगे। तो होप कि गुड रिजल्ट आए इसका। और ये फर्स्ट पेज के ऊपर ही सॉरी फर्स्ट पेज नहीं, आगे न्यूज़ में दिया हुआ, न्यूज़ सेक्शन में दिया हुआ है, क्विक रॉक्स इंडोनेशिया। देखिए जो इंडोनेशिया है ये रिंग ऑफ फायर के एरिया में आता है यहाँ पे। और 42 जो अभी वहाँ लोगों की डेथ हो चुकी है। बहुत ही एक ज़बरदस्त अर्थक्वेक था इंडोनेशिया के अंदर। और 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था ये। और मैग्नीट्यूड होता है कि किस लेवल का है, कितनी डिस्ट्रक्शन उसके द्वारा हुई है। तो आप देख ही सकते हो कि 42 लोगों की अभी डेथ हुई है वहाँ पे। तो ये वाला एरिया जो है आप अपने आंसर में मेंशन कर सकते हो यहाँ पे इंडोनेशिया, या यहाँ पे अगर कोई कंट्री या एरिया कोई आता है, जैसे इसका जो अभी वेस्ट साइड है, साउथ अमेरिका का जो वेस्ट साइड है नॉर्थ अमेरिका का, यहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा देखे जाते हैं ड्यू टू कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये वाला रिंग ऑफ फायर का आप इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आप अपनी ज्योग्राफी में पढ़ते हो। और GS3 का जो सिलेबस है उसमें ये दोनों टॉपिक दिए हुए हैं। उसके रिलेटेड आज जैसे कल एक आर्मी डे था, वहाँ पे कल आर्मी डे था, और वहाँ पे जो हमारे जनरल हैं मनोज नरावने, उनकी जो स्पीच थी उनमें उन्होंने उस स्पीच में उन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की हैं जो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हो। Achievements of Indians in science and technology, indigenization of technology and developing technology, awareness in fields of IT, space, computers, robotics, nanotechnology, biotechnology, and issues relating to intellectual property rights. यहाँ पे आप देखिए। और बेसिकली ये जो चाइना है, जैसे अभी स्टैंड ऑफ चल रहा था उनका हमारे साथ अप्रैल मई में, तो उसके रिलेटेड उन्होंने बताया कि जो सेक्रीफाइस है हमारे सोल्जर्स का, कल जब उनकी स्पीच हुई, और जो सेक्रीफाइस है हमारे सोल्जर्स का, वी आर कमिटेड टू रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स, एंड जो सेक्रीफाइस है विल नॉट गो वेस्ट। और डायलॉग और जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस अभी चल रहे हैं, बट नो वन शुड मेक अ मिस्टेक टेस्टिंग आवर पेशेंस। कोई गलती से भी ये ना समझ ले और हमारा पेशेंस ना टेस्ट करे। हम ऐसे बैठे नहीं हैं। और
जो इनका सेक्रीफाइसेस है जवानों का वो वेस्ट नहीं जाएगा, ये उन्होंने बताया। और उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हो जो आर्मी इज़ इन्वेस्टिंग हैविली इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, रोबोटिक्स, देन क्लाउड कंप्यूटिंग and algorithm warfare in order to achieve a convergence between armies war fighting philosophies and military attributes of these technologies। अगर यहाँ पे आप ये वाली स्टेटमेंट्स ऐसे मेंशन कर सकते हो कि जैसे जो हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं वो किस लेवल पे काम कर रही हैं, किस लेवल की उनकी सिक्योरिटी है, जैसे क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रहे हैं, रोबोटिक्स को यूज़ इन्वॉल्व कर रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर वो जोर दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आंसर्स में मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट एक आर्टिकल है ट्रेड विद चाइना श्रैंक इन 2020। जो अभी प्रीवियस ईयर जो भी पास हुआ है 2020, उसमें जो हमारा जो ट्रेड है चाइना के साथ वो बेसिकली इट श्रैंक्ड डेफिशिट एट 5 ईयर लो। जो डेफिशिट था, बेसिकली डेफिशिट क्या होता है, अ ट्रेड डेफिशिट होता जो होता है दैट इज़ बेसिकली हम किसी सपोज कि हम चाइना के साथ जो ट्रेड करते हैं, चाइना और इंडिया ट्रेड करता है, तो हम जब उनसे कुछ चीज़ें खरीदते हैं दैट इज़ बेसिकली इम्पोर्ट, वो हमारी इंडिया के लिए इंपोर्ट होगा, और जो चीज़ें हम उन्हें देते हैं दैट इज़ बेसिकली एक्सपोर्ट। और जब हमारा या किसी कंट्री का इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट जो है कम होगा, उस चीज़ को हम डेफिसिट बोलते हैं, इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज करो कि हमने मान के चलिए जैसे समझने के लिए कि हमने 100 रुपये का इनसे सामान खरीदा और इनको 30 रुपये का बेचा, और इनको जब माइनस करेंगे, ये हमने इंपोर्ट किया और ये हमने एक्सपोर्ट किया, और 70 जो है डेफिसिट आ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट आ जाएगा। समझने के लिए बेसिक मैंने बिल्कुल बताया है। ट्रेड डेफिसिट जो होता है इज एन अमाउंट बाय विच द कॉस्ट ऑफ कंट्रीज इंपोर्ट्स एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट्स। जो कंट्री के इंपोर्ट्स होते हैं वो एक्सीड कर जाते हैं एक्सपोर्ट को, इंपोर्ट ज़्यादा होते हैं। इट इज़ वन वे ऑफ मेजरिंग इंटरनेशनल ट्रेड, एक मेजर करने का ये तरीका है इंटरनेशनल ट्रेड को, और इसे नेगेटिव बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोला जाता है। और ये चीज़ आप अपने आंसर में ज़रूर मेंशन कर सकते हो, और ये इस तरह से अगर आप ग्राफ भी अपने आंसर्स में बनाते हो तो बहुत सही दिखेगा। अगर इस तरह के आप ग्राफ भी अपने आंसर्स में बनाते हो तो एक जनरली जो इवेलुएटर होता है या जो एग्जामिनर होता है उसके माइंड में आता है कि हाँ इसने पढ़ा है, इसके लर्नर के पास एक अच्छी नॉलेज है। स्टेट्स जो हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं दैट इज़ अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, देन असम, देन बिहार, देन छत्तीसगढ़, दिस इज़ बिहार। और ये जो आज हम डिस्कस करेंगे दिस इज़ गुजरात, और इसकी कैपिटल जैसे आपको पता होगी गांधीनगर है। इसके काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप ऐसे फॉलो करते रहोगे, और एक दिन आपके पास स्ट्रॉन्ग एक जो स्टैटिक है और आपको मैप बेस्ड जो अप्रोच है आपका वो बहुत ही इससे इफ़ेक्टिव होगा, और अच्छे से आप जो है अपने आंसर्स को मार्क कर पाओगे एग्ज़ाम में। और जो कंट्रीज़ हमने अभी तक डिस्कस कर ली हैं, जब से हमने ये एनालिसिस स्टार्ट किया है, इंडिया है, देन अफ़गानिस्तान, देन नेपाल, पाकिस्तान, देन भूटान, और ये बांग्लादेश, और आज हम करेंगे चाइना के बारे में। चाइना की कैपिटल जो बीजिंग है, और इसके रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी जो कंट्री हैं इसके साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती हैं, और यहाँ पे कैसे इंडो पैसिफिक रीजन में या कैसे साउथ चाइना वाले रीजन में कैसे अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसके बारे में जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव हैं इसके बारे में, और ये पर्ल्स जो थ्योरी है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इंडिया और यूएस या जो क्वाड कंट्रीज़ हैं वो टैकल करने के लिए क्या कर रही हैं चाइना को, ये आप अपने जो आंसर्स में इंटरनेशनल रिलेशंस वाले आंसर में आप ज़रूर मेंशन कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हमने पहले डिस्कस किया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन आउट टू मेडिटेरियन सी। देखिए यहाँ पे ये गलत है, लेबनान नहीं, यहाँ पे जॉर्डन आएगा। जॉर्डन इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ इज़राइल, और ये कंट्री जो है दिस डज नॉट ओपन टू मेडिटेरियन सी। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे लेबनान नहीं, यहाँ पे जॉर्डन आएगा। और आज जो आप क्वेश्चन का आंसर दोगे दैट इज़
टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, टर्की जो कंट्री है वो कौन सी दो सीज़ के बीच में या वाटर बॉडीज़ के बीच में है, इसके बारे में आपको बताना है। दिस वाज आस्क्ड इन 2014 प्रीलिम्स पेपर, मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसका आप आंसर दे सकते हो कमेंट बॉक्स में। और जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका भी आपको आंसर देना है, जो मैंने पहले पूछा था उसका भी आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको ये भी बताना है कि ये आपको जो वीडियो एनालिसिस है वानी अकेडमी के ऊपर, ये कैसा लग रहा है, और ज़रूर आप अपना फीडबैक दीजिए। और आप ज़रूर इस यूट्यूब चैनल को, इस फ्री इनिशिएटिव को, वानी अकेडमी को आप ज़रूर सपोर्ट करें। और आपके लिए एक खुशखबरी है, एक हैप्पी न्यूज़ है उन बच्चों के लिए, उन लर्नर्स के लिए जो चाहते हैं कि एक अफोर्डेबल प्राइस पे उनको एजुकेशन मिल सके। देखिए, आप लोग जानते होंगे कि आजकल जो कोचिंग्स है किसी में 1 लाख है, 1.5 लाख, बहुत बहुत प्राइजेस होते हैं कोचिंग्स का, उसका टेस्ट सीरीज़ का अलग अलग। तो जो वानी अकेडमी है, इट इज़ ट्राइंग कि अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। तो वो जल्दी ही हम शुरू करेंगे। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और इसके अलावा आपको जिसकी पीपीटी है या पीडीएफ है, आपको इस जो टेलीग्राम ये चैनल है t.me/वानी मेहरा, यहाँ पे आपको इसकी जो है पीडीएफ मिलेगी। थैंक यू।